हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट 4 था, उस पार्ट 4 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे प्रश्नावली 1 का बी, और ये है सप्रे का पार्ट 5 वीडियो। और इस पार्ट 5 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे सबसे पहले कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। हम तो ये जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग रूट 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको प्रूव करके देखेंगे। और साथ ही साथ प्रश्नावली 1 का सी भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि सिद्ध करेगी रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि यदि संभव है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि संभव है तो जो रूट 2 है, रूट 2 एक कौन सी संख्या हो सकती है? रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या की? मानी है कि यदि संभव है तो रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये रूट 2 एक परिमेय संख्या हो गया तो हम मान सकते हैं कि रूट 2 बराबर में p बट्टे में q, जो कि आप परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि p बटा q होगा, जहाँ पे जो p एवं q जो है आपको दिख रहा है, ये p और q, ये p q क्या है? हमारा धन पूर्णांक है। कौन सी पूर्णांक है? हमारा कोई भी संख्या हो सकती है उसके रूप में, तो धन पूर्णांक है। एवं यहाँ पे लिख सकते हैं एवं पी क्यू में यहाँ पर आपको कोमा लगाइए, ठीक है ना। तो p कोमा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप समझेंगे यहाँ पर, कैसे समझेंगे कि यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि कोई इसमें से दो में से, यहाँ पर जो p और q है इसमें से कोई कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको अभी तो पता नहीं है कि इस p के रूप में कौन सी संख्या है, इस q के रूप में कौन सी संख्या है, ये आपको पता नहीं है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें से कोई पूर्णांक, इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणन कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए अब इसमें क्या है कि p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। रूट 2 बराबर में जो p बट्टा q है, इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मतलब कि स्क्वायर करने पर, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब कि जो रूट 2 है इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इधर जो p बटा q है इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यदि हमारा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि यदि रूट 2 अगर डबल है तो मतलब कि रूट 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और p स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी q स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बराबर में p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब यहाँ पे गुना कीजिए कोने कोने, यहाँ से कॉर्नर से इस कोने से इस कोने और इस कोने से इस कोने, तो क्या होगा? p स्क्वायर इजकल टू में 2q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ आप लिख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पर जो q दिख रहा है आपको, q सम संख्या है। कौन सी संख्या है? हमारा q बराबर में सम संख्या है। q हमारा कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि केवल सम संख्या का वर्ग सम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि चूंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, चूंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, चूंकि आप सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही होता है, तो यहाँ पर सम संख्या होता है। अब देखिए हम यदि क्या करते हैं कि यहाँ पर p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पर हम p बराबर में 2 तो 2 मानेंगे, और इस q के रूप में कोई भी अल्फाबेट्स के लेटर्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम m मानते हैं। ओके, p बराबर में 2m। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डाला गया है p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर p बराबर में 2m लिखा गया है। अब इसको क्या करेंगे? आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो देखिए मैं आपको ऊपर करके थोड़ा सा वर्ग कर देती हूँ यहाँ पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका भी, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा p स्क्वायर इजकल टू में 2m स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर इजकल टू 2 दूनी 4m स्क्वायर। देखिए यहाँ पर p स्क्वायर इजकल टू में 4m स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर में देखिए कि p स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है? 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर, एवं इधर तो 4m स्क्वायर है ही।
ओके। अब देखिए इधर जब 4m² है ही तो यहाँ पर क्या करेंगे, q² को q² लिखेंगे और 4m² बट्टे में लिखेंगे 2 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2m²। क्या लिखेंगे, 2m²। अब देखिए यहाँ पर q² बराबर 2m² और यहाँ पर क्या आया हमारा कि p² बराबर में 2m²। यहाँ पर आया हमारा कि p² बराबर में q² और नीचे आया q² बराबर। देखिए ध्यान से आपको ये देखने वाली बात ये है कि हमारा यहाँ पर आया था p² बराबर में 2q² और यहाँ पर q² बराबर में 2m²। तो अब बताइए कि इस p में और इस q में क्या आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि देखने को मिल रहा है, मतलब कि क्या आपको यहाँ पर 2m² और यहाँ पर 2q² में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि जहाँ पे p q क्या है, दोनों सम संख्या आपको दिख रहा है, जहाँ पे p है और q है दोनों सम संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि चूंकि p एवं q दोनों सम संख्या है, दोनों सम संख्या है, यहाँ पर लिख सकते हो दोनों सम संख्या है। ओके, दोनों क्या है, p एवं q दोनों सम संख्या है। अब जब दोनों सम संख्या है तो इसीलिए p एवं q में उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि कॉमन जो यहाँ पर गुणनखंड आएगा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हमने ऊपर में क्या मानी थी, देखिए मैं आपको ऊपर में बता देती हूँ। हमने ऊपर मानी थी कि जहाँ पे पी क्यू धन पूर्णांक है एवं पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। हमने ऊपर मानी थी कि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने नीचे मानी है कि पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मान्यता गलत हो गया। हमने जो ऊपर मानी थी वो हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि इसीलिए हमारा मान्यता गलत हो गया, हमारा मान्यता गलत है, यहाँ पर लिखेंगे हमारा मान्यता गलत है, इसीलिए रूट जो 2 है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप जब प्रश्नावली 1 का सी बनाएंगे तो उसमें जो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन किस तरीके से है वो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छी तरीके से, आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा तो आप बता सकती हो। ओके, तो इस तरीके से आप समझ ली गए यहाँ पर कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या किस तरीके से है, ये भी आप यहाँ पर समझ गए। आगे देखते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा गया है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करें। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, यही सेम बात लिखेंगे यहाँ पर भी कि यदि संभव है तो रूट 3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे हम। यदि संभव है तो रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 एक कौन सी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अब जब रूट 3 एक परिमेय संख्या हो गया तो आप इसको लिख सकते हो तब रूट 3 इजकल टू पी बट्टे क्यू। अब यहाँ पर पी बट्टे क्यू हो गया। अब जहाँ पे पी क्यू क्या हमारा धन पूर्णांक है और पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ पे पी क्यू धन पूर्णांक है, पी क्यू हमारा धन पूर्णांक है एवं पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, इसमें से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जब इसमें से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब यहाँ पे लिख सकते हो तो रूट 3 बराबर में पी क्यू। अब रूट 3 बटा में पी क्यू है। अब इस दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS में और RHS में दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, मतलब क्या स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ जिस तरीके से हम रूट 2 एक अपरिमेय संख्या उसको प्रूव्ड किए थे उसी तरीके से इसको भी प्रूव्ड करेंगे। बस यहाँ पर यही चेंज करेंगे कि रूट 2 था तो यहाँ पर रूट 3 लिखेंगे और सेम उसी तरीके से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि रूट 3 का स्क्वायर इजकल टू पी बट्टे में क्यू इसका स्क्वायर। अब देखिए अब जब यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और यहाँ पर पी स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि कोने कोने गुना कर दीजिए, पी स्क्वायर को 1 से तो पी स्क्वायर एवं 3 को क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर क्यू है जो कि सम संख्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि
यदि p बराबर में 3, अब यहाँ पर p को p ही मानेंगे और 3 है तो 3 ही मानेंगे। अब इस q के जगह पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि शुरू में लिखेंगे कि यहाँ पर पी क्यू धन पूर्णांक है एवं पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कुछ नहीं दिया गया था। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के बाद जो आपका आएगा पी स्क्वायर बराबर जो भी संख्या यहाँ पर आएगा 3q स्क्वायर 4q स्क्वायर 5q स्क्वायर जो भी यहाँ पर आएगा, तो जो कि आपको पता है कि √4 क्या हमारे एक परिमेय संख्या है, चूंकि √4 का स्क्वायर कीजिएगा वर्गमूल कीजिएगा तो आपको 2 आएगा, तो इसलिए √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, √5 हो सकती है फिर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5q स्क्वायर। तो यहाँ पर उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यदि p बराबर में यहाँ पर 5 होगा तो 5m या फिर 3 है तो 3m, m के जगह पर आप कोई मान सकती हो, यहाँ पर मान लीजिए हम m मानते हैं। अब p बराबर में m हो गया, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब देखिए हम दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर में 3m स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर इजकल टू में 3 3 9m स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर में पी स्क्वायर का वैल्यू निकाली हूँ 3q स्क्वायर, तो यहाँ से 3q स्क्वायर, यहाँ जो पी स्क्वायर का वैल्यू होगा 3q स्क्वायर और बराबर में 9m स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से q स्क्वायर इजकल टू 9m स्क्वायर बट्टे में 3 और यहाँ से 3 से कट जाएगा, q स्क्वायर बराबर में क्या आएंगे हमारे 3m स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप कि 3q स्क्वायर बराबर में 3m स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर p स्क्वायर और 3q स्क्वायर और यहाँ पर q स्क्वायर बराबर में 3m स्क्वायर आया, अब दोनों में क्या आपको गुणन यहाँ पे कॉमन देखने को मिल रहा है कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि चूंकि p एवं q हमारा क्या है, दोनों सम संख्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दोनों सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि p q दोनों सम संख्या है, तो यहाँ पर इसीलिए p q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर ये नहीं भी लिख सकते हैं आप उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा, पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने को दिखने को मिल रहा है, 3 है। लेकिन हमने क्या मानी थी कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, हमने ऊपर मानी थी कि पी क्यू में यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे देखने को मिल रहा है कि पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मान्यता था ऊपर में वो गलत है, तो लिख सकते हो आप कि इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर अतः हमारा मान्यता गलत है, यहाँ पर हमारा या फिर हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। क्या है, जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, √3 एक अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझ गए कि √2 एक अपरिमेय संख्या जिस तरीके से होता है, उसी तरीके से हम √3 को भी एक यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि √3 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्नावली 1 का सी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए पहला कि √15 एक संख्या है, √15 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बताइए कि √15 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरीके से मैं आपको √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या होती है इसको प्रूव करके दिखाई थी, उसी तरीके से आप √15 को भी दिखा सकते हैं कि √15 एक अपरिमेय संख्या होती है किस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा √15 है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, माइनस में √2 बटा √3 एक कौन सी संख्या हो सकती है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कैसे हो सकती है एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर एक कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि 4 प्लस में √11 एक कौन सी संख्या होगी, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, आपको जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि इसको ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करने के लिए तो वहाँ पे आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या है 4 + √11 एक कौन सी संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। ओके, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/√5, तो 1/√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, तो ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें तो ये पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस तरीके से हम √2 में लिखते थे शुरू में, उसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे कि यदि संभव है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संभव है तो जो हमारा 3√2 है, 3√2 एक कौन सी संख्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या है। तो 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक कौन सी संख्या हो सकती है, हमारी एक परिमेय संख्या है। तो 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर कि 3√2 बराबर में p/q। अब देखिए यहाँ पर 3√2 बराबर में हमारा p/q हो गया। अब जहाँ पे क्या है हमारा, जहाँ पे कि q नो इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब क्या है यहाँ पर जो q दिया गया है, ये q जो यहाँ पर q के रूप में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम 0 से कोई भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो 0 ही हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो q है वो q जो है 0 के बराबर में नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जहाँ पे q नो इक्वल टू 0 के बराबर है। ओके, तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो कि √2 बराबर में यहाँ पर p/q है, तो p बटा में तो q रहेगा ही, बट्टे में देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3√2 है, तो यहाँ से √2 को यहाँ पर लिखे और p/q को p/q ही लिखें। लेकिन देखिए ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये 3 इसके गुना में है। 3 जो है √2 के गुना में है, तो यहाँ पर 3 को भाग में ले यहाँ पे, तो 3 क्यों हो गया। तो इससे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या के रूप में आप आ रहा है, जहाँ पे p कोई धन पूर्णांक है एवं q भी कोई धन पूर्णांक है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि चूंकि √2, यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तो चूंकि यहाँ पर लीजिए समीकरण फर्स्ट से √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/में यहाँ पर 3q, p/3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या हो गया, लेकिन जबकि p/में 3q एक परिमेय संख्या हो गया। ऊपर वाला एक अपरिमेय संख्या और नीचे वाला एक परिमेय संख्या, जो कि पूर्ण तरीके से असंभव है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो असंभव है, जो अगर इस तरीके का हो कि LHS में परिमेय संख्या और RHS में अपरिमेय संख्या, या फिर LHS में अपरिमेय संख्या और RHS में परिमेय संख्या, तो इस तरीके को मतलब कि एक तरफ परिमेय संख्या दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या, फिर पहली तरफ अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या, तो वो हमेशा असंभव ही माना जाएगा। तो जो असंभव है, जो कभी हो ही नहीं सकता है, तो जो अब असंभव हो गया, तो अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। अतः हमारी मान्यता गलत है। जो √3 है यहाँ पर, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम वही बात लिखेंगे जो कि हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखे थे कि यदि संभव है तो जो 4 - √5 है एक परिमेय संख्या है। 4 - √5 है ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो क्या हो सकता है हमारा कि 4 - √5 = p/q। तो यहाँ पर देखिए कि 4 - √5 बराबर में p/q। तो जहाँ पे क्या है हमारा, जहाँ पे q बराबर में नो इक्वल टू 0, मतलब कि q जो है वो 0 के बराबर में नहीं है, मतलब यहाँ पर जो इस संख्या के रूप में 0 नहीं आ सकता, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4। अब ये 4 को हमने 4 लिख दिया और फिर PQ जो इधर बराबर की साइड में जो RHS में दिया गया है ये प्लस में अभी है, तो इसको बराबर की इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और जो इधर माइनस में √5 है इसको इधर ले आएंगे तो √5 प्लस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 4 - जो p/q है, ये 4 - में जो p/q है, ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ओके,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः समीकरण फर्स्ट से 4 माइनस पी बट्टा में क्यू दो परिमेय संख्या का अंतर है, दो परिमेय संख्या का अंतर है, मतलब कि दो परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। जबकि यहाँ पर लिख सकते हो आप, जबकि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कौन सी संख्या है हमारी? एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √1 हमारा परिमेय संख्या हो गया, दूसरी हमारा एक अपरिमेय संख्या, तो ये तो पूर्ण तरीके से गलत हो गया, तो जो कि असंभव है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि जो कि असंभव है। अब जब ये एक असंभव बात हो गया तो लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। जो यहाँ पर 4 माइनस, जो यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है थोड़ा सा ऊपर, 4 माइनस √5, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इसीलिए 4 माइनस में √5 एक कौन सी संख्या हो सकती है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको इस तरीके से सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन बता दी कि किस तरीके से 3√2 एक अपरिमेय संख्या होती है, फिर 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरीके से आप 5 नंबर क्वेश्चन को भी बनाइएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इससे पहले यदि 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करना है कि 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरीके से मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताई, सेम तरीके से क्वेश्चन 4 नंबर भी दिया गया है, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन माइनस में था और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा प्लस में दिया गया। तो ये आप समझकर बना लीजिएगा। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 माइनस में 2√3 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको सिद्ध करने के लिए। तो जिस तरीके से आप 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बनाई थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यदि संभव है तो जो आपको 5 माइनस में 2√3 है, 2√3 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो जब यह एक परिमेय संख्या हो गया, यहाँ पे मान रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो यदि संभव है तो 5 माइनस में 2√3 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जब यह एक परिमेय संख्या हो गया तो लिखेंगे 5 माइनस में 2√3 बराबर में p बट्टा में q। अब देखिए यहाँ पर p बटा में q हो गया, जहाँ पे क्या है हमारा कि q जो है वो 0 के बराबर में नहीं दिया गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 5 माइनस में यहाँ पर p बटा में q, यहाँ पर जो प्लस में बराबर की इस साइड में जो पी क्यू दिया गया ये प्लस में है और इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस में पी बटा क्यू बराबर में माइनस में 2√3 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 2√3। अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या जो कि पहले से है और यह एक परिमेय संख्या का अंतर है, तो जो कि क्या है हमारा एक तरीके से इधर परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या, जो कि असंभव हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, चूंकि समीकरण फर्स्ट से परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि जो कि असंभव है। तो जो कि हमारा असंभव है तो इसीलिए क्या हमारी मान्यता क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अतः 5 माइनस 2√3 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 बटा में √7 एक परिमेय संख्या नहीं, तो परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी क्या कीजिए यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संभव है तो जो 5 बटा √7 दिया गया है वो भी एक परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 5 बटा में √7 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर क्या किए हैं? मान लिए हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो 5 बटा में √7 बराबर में p बटा में q हो गया। अब जहाँ पे क्या है हमारा q जो है वो 0 के बराबर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि 5 बटा में √7 इक्वल टू में p बटा में q दिया गया। तो यहाँ से 5 को यहाँ से गुना कीजिए, तो कोना से यहाँ 5 को q से, तो 5q और √7 में यहाँ पर लिख सकते हो p√7। तो यहाँ पर देखिए कि 5q बराबर में p√7, तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए 5q बटा में इस p को इधर ले आइए और √7 को इधर ही छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि जो इधर एक परिमेय संख्या इधर एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो जब इधर एक अपरिमेय संख्या इधर एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि समीकरण फर्स्ट से
अतः समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से आपको देखने को क्या मिल रहा है, इधर एक अपरिमेय संख्या और इधर एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक इधर परिमेय संख्या आपको दिख रहा है जो कि LHS में, इधर परिमेय संख्या और बराबर में अपरिमेय संख्या। तो इधर हमारा एक परिमेय संख्या, इधर एक अपरिमेय संख्या है, तो जो कि असंभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि इसीलिए जो 5/√7 आपको देखने को मिल रहा है कि 5/√7 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके, तो यहाँ इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध करना है कि 4 माइनस में 5√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संभव है, यहाँ पर सभी में लिखेंगे यदि संभव है, मतलब कि माना भी लिख सकती हो आप कि यदि संभव है तो 4 माइनस में 5√2 एक कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 4 माइनस में 5√2 बराबर में P/Q। देखिए यहाँ पर हो गया P/Q। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे प्लस में P/Q और बराबर में इधर 5√2। तो यहाँ से देखिए 4 और इधर बराबर के RHS में P/Q जो कि प्लस में है, इसको हम इधर क्या है, इधर यहाँ पर लिखेंगे माइनस में। तो इधर प्लस में, इधर आ गया माइनस में, और इधर 5√2 एक माइनस में है तो इधर हमारा आ गया प्लस में। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि अतः समीकरण फर्स्ट से परिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या इजकल टू अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, यहाँ पर लिखेंगे जो कि असंभव है। तो यहाँ पर जो कि हो गया हमारा असंभव है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखेंगे कि 4 माइनस में 5√2 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट कर लीजिएगा, एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है कि 2√3, यहाँ पे लिखेंगे 2√3 माइनस में 1 यह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कि लिखना पड़ेगा आपको कि यदि संभव है तो जो 2√3 दिया गया, 2√3 माइनस में 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या इसको हम माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2√3 माइनस में 1 बराबर में P/Q। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से 2√3 बराबर में लिखेंगे P/Q प्लस में 1। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है एक ही लाइन में यहाँ पर कि इधर एक अपरिमेय संख्या, इधर एक परिमेय संख्या, या फिर इसको आप आगे बढ़ा सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ओके, तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। तो लिखेंगे कि अतः समीकरण फर्स्ट से जो यहाँ पर आपने को देखने को मिल रहा है कि इधर एक अपरिमेय संख्या है, इधर एक अपरिमेय संख्या है, और जबकि इधर हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो जब इधर एक परिमेय संख्या और इधर एक अपरिमेय संख्या हो गया जो कि असंभव है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कि असंभव है। तो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि इधर एक परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, तो जो कि असंभव है। यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि जो अतः इसीलिए 2√3 माइनस में 1, 2√3 माइनस में 1 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्नावली 1 का सी था यहाँ पे हमारा इंड हो गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रश्नावली 1 में जो 8 क्वेश्चन था यहाँ पर हमारा इस तरीके से प्रूव्ड हो गया है। आगे मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 1 का डी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।